ये है साइंस का दूसरा पार्ट जिसमें फिजिक्स के बारे में जानेंगे। और इसमें फिजिक्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। जितने हो सके क्वेश्चन इसमें सबमिट किए गए हैं उसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सके ऐसे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो कि वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कि एक पिंड नियत चाल से एक वक्र पथ पर गतिमान करता है तो पिंड के त्वरण की दिशा पिंड की गति क्या होती है, लंबवत होती है। थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। समझिए वही कोई पार्टिकल हुआ जब पृथ्वी पथ पर घूमता रहता है तो इसका जो होता है हर बिंदु पे इसका जो बल होता है वो क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है। तो जैसे अगर यहाँ से रस्सी टूट गई तो क्या होगा, हमेशा लंबवत की तरफ जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, F बराबर m/a। जो बल की दिशा क्या होगी, हमेशा कण की जो त्रिज्या होती है उसकी क्या होती है, हमेशा लंबवत होती है। तो जब बल का जब दिशा लंबवत होगा तो त्वरण की भी दिशा क्या होगा, वो भी क्या होगा, लंबवत होगा। वृत्तीय पथ पर समान चाल से गतिमान पिंड का त्वरण लगातार गति की दिशा बदलने का कारण उत्पन्न होती है। और जब भी ये घूमती रहती है इसकी दिशा क्या होती है, परिवर्तित होती है। और इस परिवर्तन के कारण क्या होती है, उसकी दिशा हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक। गैसों के अणुओं की गति क्या होती है, अनियमित होती है। और उनकी सबसे पहले इसके बारे में बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने द्रव के अणुओं पे सिद्ध किया था कि गैसों की अणु गति क्या होती है, अनियमित होती है। गैसों में नहीं बल्कि द्रव पे उन्होंने प्रूफ किया था। और द्रव की जो अनियमित गति होती है उसको हम ब्राउनी गति के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और गैसों की अणु भी क्या होते हैं वो, और गैसों के अणुओं की जो गति होती है वो भी क्या होती है, अनियमित होती है। उनकी दिशाएं क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो बैठे हुए यात्री सिर पीछे को झुक जाता है, ऐसा गति की जरूरत का कारण होता है। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल हुआ कहीं आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ने का मतलब क्या है, गति में आ रही है। लेकिन जो ये पार्टिकल ये जो है इस प्रकार का, जैसे मान लो कोई आदमी बैठा हुआ है, ये कोई वाहन ही है, अगर वाहन एक आगे बढ़ेगी तो जो आदमी बैठा होगा इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये पीछे की तरफ झुक जाएगा। तो पार्टिकल क्या होगा, ये पीछे की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। तो पीछे की तरफ जाने का मतलब क्या होता है, ये जड़त्व के कारण ये इस वस्तु के कारण, यानी कि ये जो वाहन है इसके कारण ये जो पार्टिकल बन रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए कोई वाहन है, इस पर कोई पार्टिकल है, यानी कोई आदमी इंसान बैठा हुआ है। तो ये जो विरामावस्था में, तो ये भी क्या होगा, ये विरामावस्था में होगा। तो जब ये एकाएक गति में आएगा तो इसका तो पैर तो होता है वो तो गति में आ जाएगा, लेकिन ये जो शरीर है वो क्या होगा, गति में नहीं आ पाएगा, वो विराम में ही रहने का प्रयास करेगा। क्योंकि जड़त्व ही क्या कहता है कि प्रत्येक पार्टिकल अपनी पूर्व अवस्था को बनाए रखने की, यानी कि अपनी जो प्रारंभिक स्थिति है उसको बनाए रखने का क्या प्रयास करती है। तो ये पार्टिकल जब ये आगे तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये विराम नहीं बना पाएगा तो पीछे की तरफ झुक जाएगा। ठीक। ये किसके कारण होती है, तो गति की जरूरतों के कारण होती है। अगर देखा जाए, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान तौर से जाता है तो तेल का मुक्त पृष्ठ तनाव के कारण प्रवलयकार आकार बन जाता है। तो जब तेल से जब भरा होगा, जब आगे तरफ जाएगा तो वो क्या होता है कि जो किनारों पे जो होता है, जैसे कि ये टंकी हो गई, ये हमेशा ऐसे की तरफ बना रहता है। ये कैसे क्यों होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है। चक्कर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाती है। तो पृथ्वी किसी निश्चित कक्षा में जो चक्कर लगाती है, ये सूर्य हुआ, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाती थी। तो चक्कर लगाने का जो मेन रीजन ये होता है कि इस पर आकर्षण बल काम करता है, इस पे पिंडों का आकर्षण बल काम करता है। तो ये जब भी पृथ्वी किस बल काम करती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल काम होती है। वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल यथापथ की त्रिज्या दोनों को दुगुना कर देने पर अब केंद्र बल दुगुना परिवर्तन होता है। क्या लिखा क्वेश्चन देखिए, तो वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल यथा पथ की त्रिज्या तथा पथ की त्रिज्या दोनों दुगुनी कर जाए तो जो हमारा बल होता है वो क्या होता है, थोड़ा अभी बता रहे हैं, थोड़ा समझिएगा उसको थोड़ा सा, 1 मिनट। देखिए, तो फार्मूला होता है हमारा, यहाँ देखिए, F बराबर mv²/r होता है। अब एक बात बताइए, ये क्या कर रहा है, त्रिज्या को भी दुगुना कर रहा है और वेग को भी दुगुना कर रहा है। तो यहाँ तो m, ठीक है, v² यानी कि 2v² करेंगे तो कितना होगा, 4v² और बट्टा में 2r होगा। तो 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, कितना बचा, तो 2 ये बचा कितना, 2 × mv²/r बचा। तो ये कितना होता है, केंद्र बल के बराबर होता है। तो क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति का क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य होता है। सौर ऊर्जा का रूपांतर रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के समय होता है। किसी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है,
किसी वस्तु का जड़त्व क्या होता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 6 मिलियन किलोमीटर प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई की क्या होती है, बराबर होती है। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश वर्ष एक दूरी के बराबर होती है, जो कि यानी कि जो 1 लाइट ईयर जो होता है, एक प्रकाश ईयर्स होता है 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर 12 किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण का जी का मान बढ़ेगा, क्योंकि जो जी होता है, कुल मिला के अगर त्रिज्या का मान घटाया जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, जी बराबर G/r²। इसका मान जितना कम होगा उतना क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा। किसी पिंड का भार पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। जब गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होगा तो भार क्या होता है, W बराबर m/g होता है। तो क्या होगा, जितना गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा उतना क्या होगा, W मान बढ़ता जाएगा। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि जितने भी पार्टिकल होते हैं वो पृथ्वी उस वस्तु को क्या होते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ग्रहों की गति के नियम के बारे में किसने प्रतिपादन किया था, तो केपलर ने। अगला, किसी उपग्रह को ग्रह के परितः घूमने हेतु अभिकेंद्र बल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, प्राप्त होती है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि न्यूटन की गति के जो प्रथम नियम तो जड़त्व के नियम है, जो जड़त्व का नियम होता है वो न्यूटन की, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल पहले बल से 4 गुना हो जाएगा, आधी। तो फार्मूला हमारा क्या आता है, ए बराबर G/m/r² होगा। आधा कर दिया तो कितना होगा, r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का वर्ग करें तो 4 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होता है, कितना होगा, प्रथम बल का क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपनी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किया था। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की परिक्रमा का परिक्रमा जो काल होता है 1 घंटा 24 मिनट, यानी कि 74 मिनट होता है। 84 मिनट होती है। यानी कि पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का जो परिक्रमा काल कितना 84 मिनट होता है, या फिर उसको 1 घंटा 24 मिनट भी हम लोग कह सकते हैं। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल के 17 गुना अधिक हो जाए तो घूमने तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस पर क्या होगा, पार्टिकल का भार भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश किरण की प्रकृति दोहरी तथा तरंग ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जो लाइट होता है ड्यूअल नेचर डिफाइन करती है। एक तो तरंग के रूप में, दूसरा क्या होता है, कण के रूप में। जो डी ब्रॉगली सिद्धांत कहती है वो तरंग के रूप में बताते हैं। प्रकाशीय गेज प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था। जो कण वाला सिद्धांत है, प्रकाश कण के रूप में चलती है, वो कौन बताया, सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 500 सेकंड लगते हैं, ये लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व अर्थात क्षितिज होने पर भी सूर्य दिखाई पड़ने का कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। मरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। एंडोस्कोप जो होता है, आंतरिक पेट का परीक्षण करने वाला उपकरण जो होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। जो प्रकाश तंतु होता है वो भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। हीरा का जो चमकता भी क्या होता है, वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही चमकता है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण वायुमंडल के धूल कणों की उपस्थिति के कारण होती है। देखिए, जो वायुमंडल में जो धूल कण होते हैं उनके कारण प्रकाश को जो विसरण होता है, इनमें फैला होता है, उसी कारण होते हैं। अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में वायु है नहीं, तो कणों का विसरण होगा नहीं। जब कणों का विसरण होगा तो विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रकीर्णन नहीं होगा। जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो काला दिखाई देगा। समुद्र का रंग नीला आकाश के पर्वत तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। यानी कि जो भी पार्टिकल यानी कलर होते हैं उनका जो रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है।
ठीक। आगे देखिए, प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य प्रकाश के लाल रंग के प्रकाश का होता है। किसी प्रिज्म से गुजरने वाली बैंगनी रंग की प्रकाश किरणें सबसे अधिक अपवर्तित होती है, यानी कि उसका घुमाव क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश और सबसे कम घुमाव किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। यानी कि अगर देखा जाए जैसे कि कोई पार्टिकल प्रिज्म हुआ, अगर प्रकाश श्वेत प्रकाश इधर से आएंगी तो अगर इधर बैंगनी घूमेंगी तो लाल क्या होगा, थोड़ा सा कम, यानी कि लाल का जो घुमाव होगा कम होगा और बैंगनी घुमाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक। इसी में विवग्योर यानी कि या पिनाला विवग्योर यानी कि वायलेट पहले होगा, रेड सबसे क्या होगा, लास्ट में हो जाएगा। ठीक। प्रकाश के रंग का निर्धारण प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, क्योंकि जो प्रकाश का जो रंग का जो निर्धारण होता है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कारण ही होती है। यदि किसी दर्पण को 0 अंश घुमा दिया जाए, किसी दर्पण को 10 अंश घुमा दिया जाए तो परावर्तन कोण कितना अंश घूम जाएगा, 20 अंश घूम जाएगा। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरकर गोलाकार दर्पण पर पड़ती है मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक। सफ़ेद पर्दों पर छाया वास्तविकता बड़ी बनती है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दो समतल दर्पणों के बीच की स्थिति वस्तु से अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, यानी जो दो ये समतल दर्पण होंगे और या कोई बीच में वस्तु रखी है, दोनों दर्पणों पर कितने प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और वो भी अवतल दर्पण का जिसका फोकस यानी कि द्वारक बड़ा हो। द्वारक बड़ा होने से मतलब ये होगा कि जो वस्तु होगी उसका जो दाढ़ी होगी यानी जो फेस होगा हमारा, वो ध्रुव और फोकस के बीच में आए। ध्रुव और फोकस बीच में आए तो उसी कंडीशन में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है और आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। इसीलिए अवतल दर्पण को हम अभिकेंद्री के लेंस भी अभिकेंद्री दर्पण भी कहते हैं, यानी कि किसी भी प्रकाश जब पड़ती है उस पर तो क्या करते हैं, उसको एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री दर्पण भी कहते हैं हम लोग। ठीक। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित किरण का आपतन कोण का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जब भी वक्रता केंद्र से आएगी तो वो स्पर्शी से हमेशा कितने कोण बनाएगी, 90, और 90 पर भी क्या होगी, परावर्तन होगी, यानी कि उसका जो डाइवर्जन होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0 होगा। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक के बगल में उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के आकार का छोटा बनता है, जिससे बड़ी से बड़ी वस्तु का आकार उसमें दिखाया जा सके। ठीक। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जल के अंदर जो भी लेंस होगा, जैसे उत्तल लेंस होगा तो उत्तल की तरह काम करेगा, अवतल लेंस होगा तो उत्तल की तरह काम करेगा, हमेशा उल्टा होता है। तो ये जो जल का बुलबुला कैसा होता है, गोलाकार होता है, तो इसका बाहरी भाग क्या होता है, उठा हुआ होता है। तो उठा हुआ होने का मतलब क्या होगा, ये उत्तल लेंस तो होगा, लेकिन जल के अंदर होगा तो हमेशा उल्टा काम करता है। तो जल के अंदर जब ये उत्तल होगा तो कैसा काम करेगा, हमारा अवतल की तरफ काम करेगा। कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत सेक्टर के कारण होता है, यानी कि केवल विद्युत वेक्टर यानी कि विद्युत क्षेत्र में ही होता है। ठीक। रेटिना की शंकु कोशिकाओं से रंग एवं क्षण कोशिकाओं से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है, यानी कि जो बेलनाकार जो होती है, यानी कि शंकु कोशिकाएं होती है, यानी कि कोनिकल जो सेल होती है उससे वो कलर बताएगा। ठीक। और जो रॉड होती है वो क्या बताता है, वो प्रकाश की तीव्रता। जब आँख में धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मा में के अंग में सूजन और लाल होता है। जो नेत्र का श्लेष्मा होता है, यानी कि जो सबसे ऊपरी परत होती है, उसमें क्या होती है, वो लाल हो जाती है और उसमें सूजन आ जाता है। किसके कारण, जब आँख में धूल जमती है तो। आँख के रंग का मतलब आइरिस रंग से होता है। आँख के रंग का मतलब क्या होता है, आइरिस रंग से होता है। यानी आइरिस होती है, जो ये जो काला वाला पार्टिकल होता है उसके अंदर ये छोटा वाला पार्टिकल होता है, क्या मतलब आइरिस होती है। रडार शत्रु के वायुयानों को पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं हम लोग। आती हुई कार के चाल को मापने के लिए यातायात अधिकारी उस पर सूक्ष्म तरंगों डालता है और सूक्ष्म तरंगों के द्वारा उसकी स्पीड को मापता है हम लोग। श्रव्य तरंगे यानी जो तरंगे होती है हमारी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक नहीं, ध्वनि जो तरंगे होती है उसको दैनिक जीवन में 3 टाइप से बांट चुका मैं।
एक क्या होते हैं अपश्रव्य तरंगे, एक श्रव्य तरंगे, एक पराश्रव्य तरंगे होती है। तो ये जो तरंग होती है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है श्रव्य तरंगे। और जो अपश्रव्य तरंगे होती है वो 20 हर्ट्ज से क्या होती है कम होती है, और जो पराश्रव्य तरंगे होती है क्या होती है 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है अधिक होती है। तो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यांत्रिक या ध्वनि तरंगे शून्य में संचित नहीं करती है, क्योंकि इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और शून्य में कोई माध्यम नहीं होता है। ठीक, वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग करते हैं। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर 30 से 60 डेसिबल होती है, यानी कि जो एक ऑथेंटिक यानी कि मनुष्य के कान को स्वच्छ रहने हेतु 30 से 60 डेसिबल एक मानक मान लिया गया है। ध्वनि अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलती है, सॉरी ध्वनि अनुदैर्घ्य की तरंगों के रूप में चलती है, ध्वनि अनुदैर्घ्य की तरंगों के रूप में चलती है। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करती है, यानी कि जो पराश्रव्य तरंग ये होती है उसको कौन उत्पन्न करता है, चमगादड़ उत्पन्न करता है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है। ध्वनि तरंग में भ्रमण की घटना नहीं होती है। जब हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान ध्वनि की तीव्रता के अनुमान से लगा सकते हैं। ध्वनि तरंगे की गति लंबवत होती है, वो नहीं हमेशा परपेंडिकुलर चलती है। पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से ऊपर होती है, जो कि यहाँ बताया जा चुका है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ द्रव्यमान को लेकर चलती है, और ये द्रव्यमान होती है वो क्या होता है ऊर्जा के रूप में आगे की तरफ बढ़ती रहती है। ध्वनि तरंगों का विवर्तन ध्वनि का अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ना होता है, यानी कि जैसे प्रकाश क्या होता है, इससे मान लीजिए ये कार्डबोर्ड हुआ, अगर प्रकाश चलेगी यहाँ से थोड़ी तरफ आगे इस दिशा में थोड़ी सी झुक जाती है, तो ऐसे क्या होता है हमारी ध्वनि भी झुकती है। तो इस घटना को हम क्या करते हैं विवर्तन। ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य अपेक्षित गति के कारण आभासी आवृत्ति में परिवर्तन डॉप्लर प्रभाव होती है। जैसे कि इधर से ट्रेन आती हुई प्रतीत होगी, अगर आप यहाँ होंगे तो उसकी जो साउंड होती है, यानी कि जो उसके जो हॉर्न होते हैं वो आपके कारण तक सुनाई देगा। जितना पास आती जाएगी उससे उतनी ध्वनि की जो इंटेंसिटी होगी यानी कि तीव्रता होगी वो क्या होती है बढ़ती जाएगी। वो किसके कारण हो रही है, तो अपेक्षिक ट्रेन की गति के कारण। ये इसके बारे में सबसे पहले कौन बताया था, डॉप्लर ने बताया था। आगे, किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तन, जबकि ध्वनि का वेग क्या होता है बढ़ जाता है। किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तन, जबकि ध्वनि का वेग क्या होता है बढ़ जाता है। किसी माध्यम में समान आवृत्ति के एक ही दिशा में गतिमान तरंगों में होने वाला ऊर्जा पुनर्वित व्यतिकरण कहलाता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी कि ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। जैसे हार्ट बीट मापी जाती है, जिससे हम लोग किसी वस्तु की गति उसी माध्यम में ध्वनि की गति के अनुपात ज्ञात करने की संख्या को क्या बोलते हैं, मैक संख्या का नाम। जो मैक संख्या होती है, अगर ध्वनि की चाल वायु में जो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड उससे अगर ऊपर होगी तो क्या होता है वो मैक संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है। ध्वनि तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि फार्मूला होता है v बराबर एन लेमडा। तो देखा जाए तो इस फ्रीक्वेंसी जो होती है एन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके वेग में और तरंग दैर्ध्य में क्या होगा परिवर्तन होता जाएगा। यानी कि ध्वनि का तरत्व अभी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अनुदैर्घ्य तरंगों में घ्रमण नहीं होती है, यानी कि ध्वनि क्या होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है और उसमें क्या होती है घ्रमण नहीं होती है। जिन ध्वनि तरंगों में आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे अपश्रव्य तरंग कहते हैं, जो कि पीछे बताया जा चुका है। पुल पर, ये क्या हमारा पुल पर सैनिकों के कदम ताल करने से पुल टूटने का खतरा होता है, क्योंकि अनादि अवस्था से उत्पन्न होने के कारण पुल में कंपन का आयाम बढ़ जाता है। और जहाँ कंपन ध्वनि का जो कदम ताल के कंपन और पुल के जो अनुनाद दोनों के अनुनाद अगर एक साथ मिल जाएंगे आयाम बढ़ने के साथ, तो पुल क्या होगा टूट जाएगा। पराध्वनिक विमानों जो प्रघाती तरंगें पैदा करते हैं उसे ध्वनि बूम कहते हैं। ध्वनि की गुणता के कारण हम मित्रों की आवाज़ को सुनकर पहचान लेते हैं, यानी कि ध्वनि की जो गुणता होती है उसी कारण अलग अलग व्यक्तियों की आवाज़ क्या होती है अलग अलग होती है, और उससे हम लोग पहचान पाते हैं कौन से मित्र की आवाज़ है। सामान्यतः तीव्रता तथा तरत्व की ध्वनियों में अंतर गुणता कहलाता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ तरत्व अधिक होती है। इको साउंडिंग तकनीकी का प्रयोग सागर की गहराई नापने के लिए की जाती है, यानी कि जो भी सबमरीन होती हैं उसमें जो रडार होते हैं वो भी क्या होते हैं इको साउंडिंग के तहत ही
समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं, इसमें डूबी वस्तुओं के बारे में पता लगाते हैं हम लोग। स्पष्टता, प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि का परिवर्तन करने वाली सतह से श्रोता की बीच की न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। कितने मीटर होनी चाहिए? लगभग में 17 मीटर होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए ध्वनि को वापस लौटने में, जैसे कि एक चीज़ होती है, जो हमारी कान जो होती है, कान का रीवाइब्रेशन जो होती है वो 1/10 सेकंड तक होती है। यानी कोई भी आवाज़, अगर अगला आवाज़ आने के लिए कम से कम हमको कितना टाइम चाहिए? हमको लगभग 1/10 सेकंड के बराबर टाइम चाहिए। और जो फार्मूला क्या आता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टा में समय होती है। एक बात बताइए, चाल कितनी है हमारी? 320 ही मान लेते हम लोग, तो कितना हमारा 320 मीटर। और इनटू इसको अगर यहाँ से डी का मान निकाले तो डी बराबर कितना होगा? भी इंटू टी हो जाएगा। तो भी यहाँ से हम डी की दूरी निकाल लेते हैं, तो भी इंटू टी का मान कितना? 1/10 0 0 कैंसिल, तो कितना हमारे पास 32। तो जाने और आने में कितना दूरी तय करना होगा उसको, ध्वनि को, तभी तो सुनाई देगा ना। तो जाने में 16 और आने में 16, तो लगभग में 332 तो 0 डिग्री पे होता है। लेकिन वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है लगभग में देखा जाए 30 35 40 के आसपास होता है। तो इसकी चाल थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो 340 के आसपास हो जाएगी, लगभग 330 340 के आसपास हो जाती है। तो इस कारण अगर 340 होगा, यहाँ ध्यान दीजिए 340 होगा, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। यानी कि जाने में कितना 17 और आने में कितना 17, तो जाने और आने में लगा समय क्या होगा? दूरी बराबर होगी। तो इस कारण क्या होता है, उसको हम लगभग में 17 मीटर मान लेते हैं हम लोग। ठीक, अगला, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा प्रवाह का निर्धारण करने वाली भौतिक राशि ताप कहलाती है। यानी कि किसी वस्तु की जो ताप होती है ऊष्मा प्रवाह की दर को ही बताती है, ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताती है। यानी कि ऊष्मा में से क्या होती है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। और वो जो दो वस्तुओं के बीच में जो ऊष्मा की जो प्रवाह होती है उसके ताप के द्वारा ही बताई जाती है। द्रव्य के अणुओं की औसत गति ऊर्जा से द्रव का ताप व्यक्त करते हैं हम लोग। द्रव के जो अणुओं की औसत गति ऊर्जा होती है, यानी कि जितनी औसत गति ऊर्जा अधिक होगी उतना द्रव का ताप क्या होगा? द्रव्य का ताप अधिक होगा। और जितनी कम होगी उतना क्या होगा? उसका ताप कम होगा। निम्नतम तापमानों के अध्ययन के लिए निम्न तापिकी कहते हैं, को निम्न तापिकी कहते हैं, यानी कि क्रायोजेनिक्स कहते हैं। अगला देखा जाए तो -40° ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का एक समान होता है। यानी कि जो फार्मूला था हमारा C/5 बराबर F - 32/9 बराबर K - 273/5। एक काम करिएगा, इसको थोड़ा आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। C और F दोनों बराबर होंगे तो कितना होगा? C/5 माइनस, इसको भी C कर दे, C - 32/9 हो जाएगा। ठीक, 9C इधर हो जाएगा। थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दे एक लाइन। हाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कितना होगा? 9C इक्वल टू, इसको इधर कर कितना होगा? 5C माइनस 32 × 160 हो जाएगा। ठीक, इसको इधर कर दीजिए, तो 4C बराबर कितना होगा? -160 हो जाएगा। इस कैंसिल, तो C का मान कितना आ गया? -40 सेंटीग्रेड। अब जानते हैं कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ हम C बराबर F बराबर -40 सेंटीग्रेड। अगर तो हम कह सकते हैं कि -40 सेंटीग्रेड पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों ताप आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे, न्यूनतम संभव ताप तो -273 सेंटीग्रेड क्या होता है? न्यूनतम संभव ताप होती है। परम शून्य ताप तो 0 केल्विन को हम लोग क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं हम लोग। तो को न्यूनतम संभव ताप कहते हैं, यानी कि परम शून्य ताप जो होती है को न्यूनतम संभव ताप कहते हैं। यानी कितना? लगभग -273 अंश सेंटीग्रेड, -273.15 अंश सेंटीग्रेड। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 98.4 अंश फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। थर्मोकपल तापमापी सीबेक प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जो थर्मोकपल होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सीबेक सिद्धांत पर क्या होता है? काम करता है। क्रायोजेनिक निम्न तापमान से संबंधित है। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ऐसे समझिए, जल का क्वथनांक कितना हमारे पास 100 सेंटीग्रेड होता है। तो जो फार्मूला इस पर रख दिया जाए तो कितना होगा? C बराबर K - 273। तो इसको जब यहाँ के सेंटीग्रेड पैमाने पर कितना 100 होता है, तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना 100 273 मिलकर कितना होगा? हमारा 373 केल्विन हो जाएगा। और एक अति आवश्यक बात, अंश के साथ केल्विन सेंटीग्रेड लगता है, अंश के साथ फ़ारेनहाइट लगेगा, लेकिन केल्विन के साथ अंश नहीं लगते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बातों को। कैलोरीमीटर प्रायः
तांबे के ही बनाए जाते हैं क्योंकि तांबा उष्मा का अच्छा चालक होता है तथा किसी भी ताप को जल में डालने पर शीघ्र ही समान रूप से पूरे कैलोरीमीटर में फैल जाती है। ठीक, कभी कभी अगर देखिए टॉपिक ये है, कभी कभी जाड़ों में पालों में पड़ने पे पौधों की तने फट जाती हैं। पौधों की तने फटने का रीजन नहीं होता है कि पौधों की जो तने होती हैं उसमें उसके जो पतले पतले जो तने होते हैं उसमें जल भरे होते हैं और जल भरने के कारण क्या होती है, जब ठंडी की रात बढ़ेगी तो उस समय ठंडी की रातों में जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वो जो पानी है वो किस में कन्वर्ट होगा, बर्फ़ में, और बर्फ़ का आयतन क्या होता है, बढ़ता है जमने पे, तो उस कंडीशन में क्या होगी, ये तने को क्रैक कर देगा, तोड़ देगा, वो फट जाती है। सेम ये कंडीशन पाइप में होती है। ठंडी के जो पाइप होते हैं पाइपलाइन में क्या होता है, फट जाते हैं, इसी कारण से फटते हैं। ठीक, अगला देखिए, जल का आयतन प्रेशर गुणा कितना 7×10⁻⁵ प्रति केल्विन होती है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 अंश सेंटीग्रेड से 10 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसका आयतन 0 से 4 तक घटेगा फिर बढ़ता है। यानी कि सबसे जल का घनत्व 4 अंश सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। जब घनत्व सर्वाधिक होगा तो आयतन क्या होगा, न्यूनतम होगा 4 पे, उसके बाद 4 के बाद पुनः क्या होगा, बढ़ता है। ठीक, पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या होगा, उतना ही रहता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो ऐसे हमारा कितना होता है, लगभग 37 अंश सेंटीग्रेड होता है। इस फार्मूले में हम C का मान 37 रख देंगे तो कितना होगा, देखिए तो 7 3 10 7 3 10 1, देखिए तो 3 और 7 10, 7 3 10 से 11, 2 1 3 310 हो जाएगा हमारा। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 277 केल्विन पे होता है। इसको ऐसे मत याद करिए, ये केल्विन याद करें तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। सीधे याद करिए 4 अंश सेंटीग्रेड पर क्या होता है, 4 पे, केवल 4 अंश सेंटीग्रेड पे क्या होता है, जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। 273 में 4 जोड़ कितना होगा हमारा, 277 हो जाएगा, काम खत्म। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होती है। देखिए, जो ऊष्मा का संचरण जो होता है 3 प्रकार की होती है। एक चालन होती है, दूसरी संवहन होती है, तीसरी क्या होती है, हमारी विकिरण होती है। तो ठोसों में चालन द्वारा होती है, गैस, द्रव और गैस में संवहन द्वारा होती है, और निर्वात में क्या होती है, विकिरण द्वारा होती है। ठीक, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा गुप्त ऊष्मा होती है। संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन होते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक बिंदु क्या होता है, घट जाता है। यानी कि पानी में कोई भी अशुद्धि में इम्प्योरिटी जब मिलाई जाती है तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, और उसका जमाव बिंदु क्या होता है, घट जाता है। इसी कारण जो बर्फ जो रखे जाता है, बर्फ उसमें अशुद्धियाँ मिला के जमाई जाती है, जिससे क्या होगा, बर्फ लेट से पिघलते हैं। पारा ऊष्मा का सर्वोच्च सुचालक होता है। जल का घनत्व 4 अंश सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा 8 × 4.18 × 10³ जूल के क्या होते बराबर होती है, क्योंकि हमको पता होता है 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होती है। 1 किलो कैलोरी तो 1000 हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, × 10³ ऐड हो जाएगा। निम्न तापिकी में उत्पन्न निम्न ताप रुद्धोष्म प्रक्रमण द्वारा प्राप्त होता है। जो प्रक्रम होता है, एक रुद्धोष्म होता है, एक रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, एक समतापी प्रक्रम होता है। आगे देखें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को सूखी बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस के नाम से भी जानी जाती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम ऊष्मा संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है। एक आदर्श गैस को स्थिर ताप पर संपीड़ित किया जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में संचित है, यानी कि बताया ना। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ रातों की स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी पर हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। पारे का हिमांक -39 और क्वथनांक 557 होता है अंश सेंटीग्रेड में। पारे एवं गैलियम धातु साधारणतः कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लीजिएगा। मानव के स्वास्थ्य के लिए अनुकूलन अपेक्षाकृत आर्द्रता जो होती है वो 60 से 65% होती है। यानी कि जो AC जो लगाए जाते हैं उसमें जो ह्यूमिडिटी होती है वो कितनी होती है, 60 से 65% के आसपास चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। ठीक, किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा देने से उसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक, स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है देने से, और लेने से क्या होगी, कमी होती है।
ताप बढ़ने से अपेक्षित आर्द्रता बढ़ जाती है। अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश अदिश राशि होती है। आवेश की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी कि आवेशन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो क्या होगा? धन आवेश बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी पार्टिकल होता है, ये पार्टिकल से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बाहर तो इस पर क्या बनाएगा? धन बनाएगा। और किसी भी पार्टिकल में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इस पर क्या बनाएगा? ऋण आवेश बनाएगा। ठीक। आवेशन के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक पन्नों का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। जैसे सबसे पहले जो धन आवेश होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसके बारे में सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। धातुओं में विद्युत चालन की क्रिया मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी बाहरी कक्षा कोष में जो इलेक्ट्रॉन पाए, जैसे मान लीजिए पार्टिकल हुआ यानी कण हुआ, एटम मान लेते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूक्लियस हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाएगा। और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो ये जो आउटर मोस्ट सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और वही डिसाइड करते हैं कि उसमें विद्युत का चालन होगा या अथवा नहीं होगा। सबसे अच्छा चालक क्या होता है? धातु चांदी होती है। विभव आवेश का मात्रक जूल प्रति कूलाम यानी कि वोल्ट होता है। त्वरित चालक बनाने के लिए प्रायः तांबे धातु का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें का अच्छा चालक होता है। विद्युत धारा अदिश राशि होती है। ठीक, क्योंकि फार्मूला I बराबर Q/T यानी कि आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं हम लोग। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतर विद्युत ऊर्जा में होती है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतर किसमें होती है? विद्युत ऊर्जा में होती है। प्रवर्तित धारा यानी कि ऐसी जो करंट होती है डीसी करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं हम लोग। यानी जो रेक्टिफायर होता है वो एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में। लेकिन जो इन्वर्टर होता है वो एसी को डीसी और डीसी को पुनः एसी में भी कन्वर्ट करता है। ठीक, आगे ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला अधातु ग्रेफाइट है। तड़ित से वृक्ष में आग विद्युत ऊर्जा के कारण लगती है, यानी कि बिजली गिरने से जो वृक्ष में आग लगती है वो विद्युत ऊर्जा के कारण लगती है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को स्थिर रखने के लिए किया जाता है, ये समतापी प्रक्रम होती है। ये इसका उपयोग मैक्सिमम फ्रिज में किया जाता है, एसी में किया जाता है। विद्युत प्रतिरोधकता यानी विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। हेनरी स्वप्रेरकत्व की इकाई होती है, यानी जो हेनरी होती है वो स्वप्रेरकत्व क्या होती है? इकाई होती है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है, यानी कि किसी अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो गर्म करने पर क्या होता है? घटता है। और चालकता क्या होती है? गर्म करने पर बढ़ती है। गैल्वेनोमीटर द्वारा धारा मापी जाती है। अति चालक का प्रतिरोध शून्य होता है, यानी कि अति चालक क्या होता है? प्रतिरोध शून्य होता है। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होती है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला जो यंत्र होता है उसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। और जो गैल्वेनोमीटर होती है बहुत कम विद्युत धारा को भी माप सकता है। ओम के नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य होती है। अति चालक बढ़ने के लिए सीमा एवं पारा सर्वोत्तम धातु है। सीसा एवं पारा सर्वोत्तम धातु होती है। विद्युत धारा का मान कूलाम प्रति सेकेंड होती है, यानी कि I बराबर फार्मूला होती है हमारे पास Q/T यानी कि चार्ज अपन समय, तो इसका मतलब क्या होता है? कूलाम प्रति सेकेंड होती है। किसी चालक तार के प्रतिरोध का तापमान बढ़ने से बढ़ता है और अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। विद्युत अपघटन का नियम कौन दिया था? फैराडे ने दिया था। किसी चुंबक में अधिकतम चुंबकत्व उसके ध्रुव पर होती है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एम्पियर मीटर, गॉस, टेस्ला इत्यादि होता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दिशा में रुकती है। ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, और इसी दिशा में क्या होता है? चुंबक रुकती है। विद्युत उत्पादन केंद्रों की उत्पादित विद्युत प्रतिवर्ती धारा से होती है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। सौर ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संरचना होती है। ये जो परमाणु बम होता है वो जो नाभिकीय विखंडन होती है वो भी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होती है। एक नियंत्रित होती है, एक अनियंत्रित होती है। अगर यही जो परमाणु बम विस्फोट के कारण जो होती है वो विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन किया जाता है वो नियंत्रित होती है, और परमाणु बम जो होता है वो क्या होता है? अनियंत्रित होती है। सौर ऊर्जा भी जो नाभिकीय संरचना होती है वो क्या होती है? अनियंत्रित होती है। यूरेनियम के विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन कणों की जरूरत होती है, और उसमें न्यूट्रॉन कणों की क्या होती है? बमबारी कराई जाती है। और न्यूट्रॉन कणों की बमबारी कराई जाने पर ही वो एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन में टूटता है और ये एक अनियंत्रित श्रृंखला बनाती है।
इसी कारण इसमें कैडमियम और कैडमियम धातु का प्रयोग करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है वो। परमाणु बम में प्रायः यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया था। जो सबसे पहले जो परमाणु बम जापान में गिराए गए थे लगभग 1945 में, उस बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक, आगे इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने में किया जाता है, यानी कि जीवधारियों की उम्र ज्ञात करने में किया जाता है। कल्पकम के फास्ट ब्रीदर रिएक्टर में गलित सोडियम का प्रयोग करते हैं हम लोग। उसमें जो लिक्विड जो सोडियम होता है उसको हम लोग शीतलक के रूप में उसका प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे रेडिएटर में शीतलक के रूप में हम लोग जल का प्रयोग करते हैं, वैसे ही परमाणु भट्ठी में शीतलक के रूप में लिक्विड सोडियम यानी कि द्रव सोडियम का प्रयोग करते हैं हम लोग। U92 और ये 235 एक विखंडन में औसत रूप से 3 न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं हम लोग। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? चैडविक ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया था। कहीं के ऑप्शन में भी दिया था कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक, जो क्यूरी होती है रेडियो सक्रियता की इकाई होती है। ऑटो हान ने अणु बम की खोज नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर की थी, जिसे परमाणु बम के नाम से जानते हैं हम लोग। कल्पकम में स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है। भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है। तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन एवं गुरुत्वीय संकुचन द्वारा प्राप्त करते हैं। यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः सीसा बनता है, यानी कि लेड में आगे जाके समाप्त हो जाता है। क्योंकि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र है। हाइड्रोजन बम ड्यूट्रियम के नाभिकीय संलयन की अनियंत्रित सक्रियता पर कार्य करती है। रेडियो का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया था। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट है, यानी कि इसका अयस्क होता है। थोरियम का अयस्क का नाम क्या है? मोनोजाइट होता है। कल्पकम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक के रूप में लिक्विड सोडियम का प्रयोग किया जाता है। गलित सोडियम यानी द्रव सोडियम का प्रयोग करते हैं। परमाणु रिएक्टर एक प्रकार की भट्टी होती है जिसमें रेडियोधर्मी समस्थानिकों का विखंडन कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अर्धचालकों की चालकता कुचालकों से ज़्यादा और सुचालकों से क्या होती है? कम होती है। अर्धचालकों की चालकता ताप वृद्धि के साथ कोई उपयुक्त अशुद्धि मिलाकर बढ़ाई जा सकती है। कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का अक्षय स्रोत सोलर सेल होती है। सोलर सेल सिलिकॉन की बनी होती है। सोलर सेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ प्रदूषण मुक्त अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। किसी धातु का कार्य फलन किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम गति ऊर्जा होती है। कैथोड किरणों की खोज कौन किया था? जे थॉम्सन ने किया था। बाद में इसी किरणों का नाम रख के क्या रख दिया गया? इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हेनरी हर्ट्जल ने की थी। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने हेतु दिया गया था। ठीक, सर्वप्रथम रेजर की खोज थियोडोर मैमन ने किया था। रडार के आविष्कार का श्रेय रॉबर्ट वाट को प्राप्त होती है। सर्वप्रथम मेसर का श्रेय गीगर, गार्डन एवं टाउन्स नामक वैज्ञानिकों को प्राप्त है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये था हमारा फिजिक्स का पार्ट। ये फिजिक्स का पार्ट था जो साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, या फिर रेलवे में डी मान लीजिए या फिर एनटीपीसी मान लीजिए, इन सब के लिए क्या होगा? ये उपयोगी होगा। तो आप देखिएगा, जहाँ समझ में आए कमेंट सेक्शन में बता जाइएगा।